हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 9 भारतीय राजनीति नए बदलाव। आज हमारा टॉपिक है गठबंधन की राजनीति। इससे पहले वाले पार्ट में हम अपने पहले टॉपिक कवर कर चुके हैं। गठबंधन क्या होता है बच्चों? गठबंधन यानी जब एक से अधिक पार्टियां मिलकर आपस में सत्ता में आती हैं, आपस में गठबंधन कर कर सत्ता प्राप्त करती हैं, तो उसे ही गठबंधन कहते हैं। 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा। इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी की। इन आंदोलनों में से अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दमदार दावेदारी की। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार इन पार्टियों में अहम किरदार निभाया। 96 में जो यह संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, यह गठबंधन सरकार थी और इसने अहम किरदार निभाया। संयुक्त मोर्चा 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा के ही समान था। 1989 में, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 1989 में हमारे देश में पहली गठबंधन सरकार बनी थी जो राष्ट्रीय मोर्चा के नाम से जानी गई, और यह भी जो संयुक्त मोर्चा है वह राष्ट्रीय मोर्चा के ही समान था। क्यों? क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी, जैसे कि राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल थी। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया, लेकिन इसमें एक बात थी। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी तो उसे भाजपा पार्टी ने भी समर्थन दिया था, लेकिन 96 वाली संयुक्त मोर्चा की सरकार को भाजपा पार्टी ने समर्थन नहीं दिया। संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। संयुक्त मोर्चा की जो सरकार है उसको कांग्रेस ने समर्थन दिया। इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस कदर छुई मुई थे। 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा दोनों राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन दिया था। आखिर दोनों पार्टियों ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन इसलिए दिया क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। पर अब इस बार वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकारों को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया, क्योंकि कांग्रेस वाम मोर्चा अब दोनों ही भाजपा जो पार्टी है इसको सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। बहरहाल इन्हें ज़्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 91 तथा 96 के चुनावों में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। भाजपा पार्टी जो है उसने 1991 और 1996 के चुनावों में अपनी स्थिति को लगातार मजबूत किया, और 96 के चुनावों में भाजपा पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला, लेकिन अधिकांश दल जो विपक्षी दल थे वे भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे, और इस वजह से भाजपा को बहुमत में उन्होंने समर्थन नहीं दिया। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग एनडीए, जिसे एनडीए कहते हैं, यह गठबंधन बनाकर भाजपा सत्ता में आई। राजग के अगुवा के रूप में सत्ता में आई। 1998 के मई से 1999 के जून तक भाजपा की जो सरकार है राजग की, वह सत्ता में रही। फिर 1999 के अक्टूबर में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की। फिर 1999 में चुनाव हुए लोकसभा के, और उस बार राजग गठबंधन ने दोबारा से सत्ता हासिल की। राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। 1999 की राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। 1999 में जो दोबारा से राजग सरकार आई तो उसने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। इस तरह 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केंद्र में 9 सरकारें बनी, यानी 1989 के बाद केंद्र में 9 सरकारें बनी, और ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें थी अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत की सरकारें थी, जो इन सरकारों में शामिल नहीं हुए। मतलब जो गठबंधन मतलब यानी ऐसी सरकारें थी, कुछ तो गठबंधन में या कुछ अल्पमत में ऐसी सरकारें थी जिन्हें विपक्षी दल ने समर्थन तो दिया, परंतु इनके साथ शामिल नहीं हुए वे कार्यवाही में। इस नए दौर में कोई सरकार
क्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी अथवा उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। ये बात 1989 के राष्ट्रीय मोर्चा, 1996 और 97 की संयुक्त मोर्चा की सरकार, 1998 और 99 की राजग तथा 2004 की संप्रग पर समान रूप से लागू होती है। ये जितने भी गठबंधन हुए इन सब का यह टाइम पीरियड दे रखा है और ये सभी बात ये जो बात है कि ये अगर आपको पार्टी बनानी है, लोकसभा में सरकार बनानी है आपको देश में, तो आपको क्षेत्रीय दलों की साझेदारी पर ही सरकार बना सकते हैं। ये इन सभी गठबंधनों पर समान रूप से लागू होती है। केंद्रीय सरकार 1989 के बाद, यहाँ हमारे प्रधानमंत्रियों के बारे में दे रखा है जो 1989 के बाद से प्रधानमंत्री बने। जैसे गठबंधन सरकार में शामिल हुए थे वीपी सिंह जो राष्ट्रीय मोर्चा में पहले प्रधानमंत्री बने। इनके बाद चंद्रशेखर बने। उनके बाद 91 और 96 में कांग्रेस आई जिसमें पीवी नरसिम्हा राव, और फिर जब 96 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, भाजपा पार्टी बहुमत में मिला था, तो 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन इन्हें किसी अन्य विपक्ष पार्टियों ने समर्थन नहीं दिया, जिसकी वजह से इनकी 13 दिन में सरकार गिर गई। और फिर 96 में संयुक्त मोर्चा की सरकार में HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। इनके बाद इसी सरकार में इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री बने थे। और 98 से 99 और 99 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। 2004 में मनमोहन सिंह बने संप्रग गठबंधन के प्रधानमंत्री, और ये 2014 तक रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और इन्होंने राजग गठबंधन की ही अगुवाई की। लेकिन भाजपा को पूर्ण बहुमत तो मिल चुका है, लेकिन ये अभी भी एक गठबंधन के रूप में काम कर रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग जो है OBC, उसका राजनीतिक उदय के बारे में अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इस अवधि का एक दूरगामी बदलाव था अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, जिसे अदर बैकवर्ड क्लास इंग्लिश में कहा जाता है, का उदय। आप OBC शब्द से परिचित होंगे। इससे विचार विवेचन की एक प्रशासनिक कोटि अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अदर बैकवर्ड क्लासेस का संकेत किया जाता है। यह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है। OBC जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है, जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है। इन समुदायों को ही पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। ये OBC के बारे में हमें पता चला। छठे अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि पिछड़ी जातियों के अनेक तबके कांग्रेस से दूर जा रहे थे। उनमें कांग्रेस के लिए समर्थन कम होता जा रहा था। जो पिछड़ी जाति के तबके थे वे कांग्रेस पार्टी से दूर होते आ रहे थे, और वे उनका जो समर्थन था कांग्रेस पार्टी के लिए वह भी कम होता जा रहा था। आपको याद होगा कि गैर कांग्रेसी दलों के राजनीतिक अभ्युदय की अभिव्यक्ति 1977 की जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई। जब आपातकाल के बाद 77 में जनता पार्टी सरकार बनाई जनता पार्टी ने, तो यह पहली बार केंद्र में एक कांग्रेस पार्टी के हार होकर किसी दूसरे पार्टी की सरकार बनी थी, और इससे ही अन्य पार्टियों की सरकार अब सत्ता में आने का उन्हें रास्ता मिला। मंडल का लागू होना। 1980 के दशक में अन्य पिछड़ा वर्गों के बीच लोकप्रिय ऐसे ही राजनीतिक समूहों को जनता दल ने एकजुट किया। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार सत्ता में थी तो उसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। इस आयोग की सिफारिश क्या थी? जैसे केंद्र सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण, तो इन सिफारिशों को लागू करने का फैसला राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने जब किया, इससे अन्य पिछड़ा वर्ग की राजनीति को सुगठित रूप देने में मदद मिली। नौकरी में आरक्षण के सवाल पर तीखे वाद विवाद हुए, और इन विवादों से अन्य पिछड़ा वर्ग अपनी पहचान को लेकर ज़्यादा सजग हुआ। जो इस तबके को लामबंद करना चाहते थे उन्हें इसका फ़ायदा हुआ। जैसे जो दल इस तबके को लामबंद करना चाहते थे उन दलों को इसका फ़ायदा भी हुआ। इस दौर में ऐसी अनेक पार्टियां आईं जिन्होंने रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। इन दलों ने सत्ता में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी का सवाल भी उठाया। इन दलों का कहना था कि भारतीय समाज में अन्य पिछड़ा वर्ग एक बड़ा हिस्सा है। इसे देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग का शासन में समुचित प्रतिनिधित्व
और सत्ता में समुचित मौजूदगी तय करना लोकतांत्रिक कदम होगा। जो अन्य पिछड़ा वर्ग का समर्थन कर रही थी, उन पार्टियों का ऐसा मानना था कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है संख्या के हिसाब से देश में एक बड़ा हिस्सा है, और इस प्रकार इसे देखते हुए इन पार्टियों के लिए शासन में समुचित प्रतिनिधित्व और सत्ता में समुचित मौजूदगी भी तय करना एक लोकतांत्रिक कदम होगा। अब हम बच्चों पढ़ेंगे मंडल आयोग। मंडल आयोग के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण के राज्यों में अगर बहुत पहले से नहीं तो भी कम से कम 60 के दशक से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान चला आ रहा था। बहरहाल ये नीति उत्तर भारत के राज्यों में लागू नहीं थी। 1977 और 79 की जनता पार्टी की सरकार के समय उत्तर भारत में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज उठाई गई। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर इस दिशा में अग्रणी थे। उनकी सरकार ने बिहार में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1978 में एक आयोग बैठाया। बिहार के जो मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उनकी सरकार ने क्या करा, बिहार में ओबीसी के लिए आरक्षण देने की एक नीति लागू की। इसके बाद केंद्र सरकार में उस टाइम में कौन सी पार्टी सत्ता में थी, वो थी जनता दल। तो उसने क्या करा, एक आयोग बिठाया। इसके जिम्मे पिछड़े वर्ग की स्थिति को सुधारने के उपाय बताने का काम सौंपा गया। मतलब इस आयोग की जिम्मेदारी थी कि पिछड़े वर्ग की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, ये जिम्मे बताने इन्हें। आज़ादी के बाद से ये दूसरा अवसर था जब सरकार ने ऐसा आयोग नियुक्त किया। इसी कारण आधिकारिक रूप से इस आयोग को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया। आमतौर पर इस आयोग के अध्यक्ष जो हुए वे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आपको ये नाम याद रखना है बच्चों। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। उन्हीं के नाम पर इसे मंडल आयोग कहते हैं। के नाम पर मंडल कमीशन कहा जाता है इस आयोग को। आयोग ने अपनी सिफारिशें कब दी? आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें पेश की, और इन सिफारिशों में क्या था, सरकारी नौकरी में 27% सीट आरक्षित करने की सिफारिश थी। लेकिन जनता पार्टी जो थी वे इन सिफारिशों को लागू नहीं कर सकी। बाद में 1990 के अगस्त में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जब थी तो उसने क्या करा, मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक को लागू करने का फैसला किया। सरकार के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा। जब सरकार ने, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने ये कहा कि मंडल आयोग की सिफारिश लागू की जाएगी, तो इससे हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई। सरकार का जो ये फैसला था, इसको भी सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। यह प्रकरण इंदिरा साहनी केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस टॉपिक में हम इतना ही। अगर आप थोड़ा हम बीपी मंडल के बारे में पढ़ लेते हैं, इनके बारे में। ये बिहार से सांसद चुने गए। दूसरा पिछड़ा वर्ग की इन्होंने अध्यक्षता की आयोग की। बिहार के समाजवादी नेता थे। 1968 में 1.5 माह तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे। 1.5 महीने तक बिहार के मुख्यमंत्री भी। और 77 में जनता पार्टी में भी ये शामिल हो गए थे। इस टॉपिक में आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।